हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एडुकेशन में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको यूपी टेट, सुपर टेट और जो एडेड स्कूलों में वैकेंसी निकली हुई हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करूंगा कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे, जरूर सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है, जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट में बताते चलिएगा। तो आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे। तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन को देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। यहाँ पर दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में कि प्राचीन भारत एंशियंट इंडिया में संगम क्या था। तो प्राचीन भारत में जो संगम था वो क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो आपके सामने चारों विकल्प हैं, आप लोग इनको पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है तमिल कवियों का संघ या मंडल, दूसरा ऑप्शन है तमिल राजाओं की दरबारी कवि और तीसरा ऑप्शन है तमिल बस्ती, चौथा ऑप्शन है महापाषाण कब्रें। तो अब आपको इसका आंसर कमेंट करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, जो संगम था एंशियंट इंडिया में वो क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो साथियों, पहला तो आप लोग ये बताइएगा संगम होता क्या है। ठीक है, तो संगम जो होता है वो एक गोष्ठी होती है, जिसको कि अपन लोग कहते हैं संगम। ठीक है, तो ये क्या था, संगम था जो वो था एक कवियों की गोष्ठी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तमिल कवियों का संघ या मंडल। तो अपन लोग संगम को बता सकते हैं, या संगम का जो तात्पर्य होता है वो कवियों की गोष्ठी होता है। ठीक है, इन कवियों यानी गोष्ठियों संगमों में कवियों द्वारा रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो इस साहित्य से तीन महत्वपूर्ण राज्य चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर समझ गए होंगे, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग यानी कि किसने आरंभ किया था, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने, फाहियान या फाहान ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपके सामने चारों विकल्प हैं, आप लोगों को केवल कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो भारतीय सिल्क मार्ग जो आरंभ किया था वो कनिष्क ने आरंभ किया था। ठीक है, तो कनिष्क कुषाण वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था। ठीक है, कौन थे, कुषाण जो थे वंश, उनके सर्वश्रेष्ठ शासक थे। ऐसा माना जाता है कि उसका जो राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कनिष्क ने चीन के सेनापति पान चाओ को परास्त कर यारकंद, कासगर व खेतान पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इतना ही आपके लिए काफ़ी है, आप लोगों को केवल इसके राइट आंसर बताने हैं, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो आपको देते जाएंगे और आप लोग उसको ज़रूर एक नोट करते जाइएगा, ज़रूर पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा आप लोग। नेक्स्ट दिया हुआ खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, इसका आपको मालूम ही होगा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पहला है विजयनगर राजाओं ने, बहमनी सुल्तानों ने, चंदेल राजाओं ने या गुप्त राजाओं ने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। साथियों, थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखोगे वो आपको 100% याद होते जाएंगे और ये क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसलिए आपको समझाते हुए चल रहे हैं, या आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी तैयारी जो होगी वो सटीक जानकारी होगी और सटीक तैयारी होगी। ठीक है, शॉर्टकट का कोई भी ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ते जाना है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जिसका अध्ययन कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी देते जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर उसको नोट करते जाइएगा। तो खजुराहो के जो मंदिर बनवाए थे वो किसने बनवाए थे। तो साथियों, वो बनवाए थे चंदेल राजाओं ने। ठीक है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है खजुराहो का मंदिर, वो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसको चंदेल शासकों द्वारा निर्मित नागर शैली के कितने 950 से 1050 इन मंदिरों में कदरिया, ठीक है, महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, दूल्ह देव, चतुर्भुज और मातगेश्वर मंदिर प्रमुख हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सभी बता दिए गए हैं, आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। तो कौन थे वो, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये चौथा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन्होंने पहली बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ को क्या हो सके, बेहतर हो सके। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं था? तो कौन नहीं था? अबुल फजल, तानसेन, फैजी या फिर आदम खां। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइएगा इसका ऑप्शन सही क्या होगा। तो साथियों, जो अकबर के नवरत्नों में से नहीं था, क्या पूछा है? नहीं था। थे कौन कौन? अबुल फजल, तानसेन और फैजी। लेकिन जो इनके नवरत्नों में से नहीं थे वो थे आदम खां जी। ठीक है, ये इनके नवरत्नों में से नहीं थे। अबुल फजल, फैजी और तानसेन अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। आदम खां अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? क्या पूछा है? एक नहीं है, वो आपको पत्रिका बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज या इक्वालिटी जनता। तो एक नहीं थी जो, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहिष्कृत समाज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तीसरा वाला ऑप्शन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित अधिकारों के लिए 3 पत्रिकाएं, पहली मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता निकाली थी। बहिष्कृत समाज अम्बेडकर की पत्रिका नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है, वो आपके सामने है। ठीक है, अब आपको इनको एक लाइन में आपको लगाना है। ठीक है, पहला है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग। इसके बाद है अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, असहयोग। और तीसरा है खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, असहयोग। और चौथा हो जाएगा असहयोग, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो आपको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन किए गए थे, तो पहले तो इसका राइट आंसर बता दें कि पहला वाला जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंपारण, अहमदाबाद, फिर खेड़ा, इसके बाद था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसके आपको सन अगर आप लोग जानना चाहें तो पहला चंपारण था जो कि कितने 1917 में था। ठीक है, अहमदाबाद जो आंदोलन था वो फरवरी मार्च में 1918 में था। ठीक है, और जो खेड़ा आंदोलन था वो किसने में था? तो वो था 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1918 में। और जो असहयोग आंदोलन किया था वो अगर आपको मालूम हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा इसका। तो साथियों, जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। ठीक है, तो आप लोगों को सभी आंसर मिल गए होंगे। अगर सन भी पूछ लिया जाए तो आप लोग सन भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष स्ट्रगल संग्राम में थी। तो कौन से संग्राम में थी? अलगाववादी, चरमपंथी, राष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संघर्ष में थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा चौथा वाला विकल्प। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता तथा पाकिस्तान के निर्माता थे, वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इनका जो जन्म था वो 1876 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1876 ईस्वी में कराची में हुआ था। इन्होंने बैरिस्टर बनने की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी और 1896 ईस्वी में ये भारत लौटे थे। ठीक है, तो अब आपको इतना ही बहुत है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक निर्गम। ठीक है, M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या R.C. दत्त। तो आर्थिक निर्गम के प्रतिपादक कौन थे? सिद्धांत के प्रतिपादक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1878 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक भारत में गरीबी तथा ब्रिटिश राज्य में अपना
क्या निकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया तथा चेतावनी दी कि भारत का धन धीरे धीरे निकालकर विदेशी तिजोरी में जा रहा है। ठीक है, तो कितने में प्रकाशित हुई थी? 1878 ईस्वी में। ठीक है, तो इसीलिए ये आर्थिक निर्मम के क्या थे? सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इनके लिए पता था कि जो भारत में धन है, भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो कि वो अंग्रेजों ने धीरे धीरे उसको लूटना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए इन्होंने ये एक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी, क्या था? एम के गांधी। ठीक है, सॉरी, एम के गांधी। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ टूथ, या हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, या चौथा ऑप्शन है की टू द हेल्थ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो एम के गांधी द्वारा पहली पुस्तक लिखी गई थी वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। ठीक है, ये पहली पुस्तक थी इनकी। तो पहला आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो जाएगा? शिनला, ऊंटा, जातिया, या फिर रामल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पहला वाला विकल्प, शिनला। ठीक है, तो साथियों उत्तराखंड की दरमा और ब्यास घाटियों को शिमला दर्रा जोड़ता है। यह दर्रा हिमालय दर्रे से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हिमालय दर्रे से। ठीक है, हिमालय दर्रे से संबंधित है। कौन सा? शिमला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, तो कहाँ पर है खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान? जलकुंवर नदी का, भिलंगना नदी का, या पिलंग गंगा नदी का, या बाल गंगा नदी का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भिलंगना नदी का। ठीक है, खतलिंग हिमनद जो उद्गम स्थान है वो भिलंगना नदी का हो जाएगा। ठीक है, तो केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित खतलिंग हिमनद जो है वो जागिंग, स्कफ्टिक, पृष्ठवार, बार्तकोहर व कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है। यह रुद्रप्रयाग, टेहरी व उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो भिलंगना नदी इस स्थल से निकलती है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चारों आंसर आपके सामने है, आप लोग इसका राइट आंसर भी बताइएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। ठीक है, तो हिमालय में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर इनको मिलाइएगा। आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा, आंसर भी दे दिया होगा। तो इनका जो सही मिलान आपका हो जाएगा कि म्यांमार की सीमा के सहारे जो भारत की राज्य है वो उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है, इसमें पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा नागालैंड, तीसरा हो जाएगा मणिपुर, और चौथा हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, तो आपका पहला वाला विकल्प राइट हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सुपर टेट और जो एडेड स्कूलों में भर्ती निकली हुई हैं उनकी जो तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इसमें पर डे आपकी प्रतिदिन आपकी एक से लेकर 2 तक वीडियो आपकी डलती रहती हैं और वही क्वेश्चन आपके लगवाए जाते हैं इसमें जो पेपरों में पूछे जाते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगवाए जाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो इसलिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसको इसलिए प्रेस करना होगा आपको कि जैसे ही कोई वीडियो हमारे अपने चैनल में डलेगी वो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा और आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। इसलिए आपसे बार बार बोला जाता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कामेट, बंदरपूंछ, दूसरा तीसरा है दूनगिरी, चौथा है नंगा पर्वत। तो क्या पूछा है, पर्वत शिखरों में से कौन सा जो है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो साथियों इसमें 3 होंगे, एक नहीं होगा, उसका आपको आंसर देना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो नंगा पर्वत है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, तो कामेट, बंदरपूंछ और दूनागिरी उत्तराखंड में स्थित हैं, जबकि नंगा जो पर्वत है वो पाक अधिकृत कश्मीर में के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आता है। नंगा पर्वत को कातिल चोटी भी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? कातिल चोटी, कातिल चोटी भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? पाक अधिकृत क्षेत्र में, यानी कि बलूचिस्तान में। ठीक है, गिलगित के बलूचिस्तान क्षेत्र में ये आता है। कौन? नंगा पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो आपको इसका आंसर गलत बताना है। गोदावरी को दक्षिण भारत में पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। चौथा ऑप्शन है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो साथियों यहाँ पर पहले तो सही देख लेते हैं आप लोग कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपना समय के हिसाब से अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है, इसलिए उसको बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, तो ये भी राइट हो जाएगा। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका गलत ऑप्शन होगा वो गोदावरी को दक्षिण भारत में पद्मा कहते हैं, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी को जो जाना जाता है वो बृहदगंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ना कि पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित नहरों में से कौन सा राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गंगा नहर, सरहिंद नहर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंदिरा गांधी नहर या फिर आगरा नहर। तो राजस्थान में जो भूमि क्षरण के लिए जो उत्तरदायी है वो आपकी हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन, कोची, विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो वो मापा जाता है आपका चेन्नई में। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? जिस पर कि वैज्ञानिक भी चिंतित हैं और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो साथियों ओजोन का जो प्रमुख कारण हो जाएगा वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे? क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो मानव निर्मित रसायन का वह समूह है जो रंगहीन एवं गंधहीन होता है। ठीक है, और सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह वह ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस भी है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में अपन लोग मनाते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए कौन उत्तरदायी हो जाएगा आपका? तो आपके सामने ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है, आप लोग इसको पढ़िएगा और बताइएगा इसका क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन हो जाएगा? तो साथियों जो वर्षा के लिए उत्तरदायी होगा, अम्ल वर्षा के लिए, वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है,
वातावरणीय प्रदूषण और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रस ऑक्साइड है गैसें हैं वो वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और मेघों के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग इसको जरूर कमेंट करिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने या फिर न्यूटन ने। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? साथियों आप लोग कमेंट करते जाइएगा, आंसर जरूर बताते जाइएगा। तो साथियों जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन, ठीक है, चैडविक ने किसकी? न्यूट्रॉन की। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन और न्यूटन ने गति के नियमों की खोज की थी। ठीक है, न्यूटन ने गति के नियमों की खोज की थी और रदरफोर्ड ने किसकी की थी? प्रोटॉन की। ठीक है, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की। तो आप लोग समझ गए होंगे सभी के। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किसके साथ है? चीन के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के या फिर नेपाल की। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी सीमा है जो लगती है कौन से देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की कितने? 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो किसके? अफगानिस्तान की। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ लगती है जो कितने किलोमीटर की है? 106 किलोमीटर की। तो अब आपको सभी पता चल गए होंगे सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के, 4096.7 किलोमीटर लंबी। और सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो वो अफगानिस्तान के साथ वो 106 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार पूछा गया है साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो कौन से राज्य की थी? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को, 11 मई को या 11 जुलाई को या फिर 12 अगस्त को। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो कौन सा हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो भारतीय संविधान को मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है। संविधान के भाग सेकंड में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। यह संविधान के अनुच्छेद कितने 5 से लेकर 11 में वर्णित भी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, तो राज्यों को, केंद्र को या फिर ए तथा बी दोनों के, या चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई हैं वो केंद्र को दी गई हैं। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं, जबकि संघीय शासन व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्राय राज्यों को प्रदान की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था, तो भारत में पहला लोकपाल बिल कब प्रस्तुत किया गया था? 1971 में, 1967 में, 1972 में या फिर 1968 में? तो कब किया गया था पहला लोकपाल बिल? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1968 में। ठीक है, भारत की संसद में पहला लोकपाल जो बिल है वो 1968 में प्रस्तुत किया गया था। केंद्र सरकार के लोकपाल के पद के गठन के लिए अभी तक बहस जारी है। यहाँ कई राज्यों में लोकायुक्त के पद का गठन भी हो चुका है। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है,
तो वह क्या हो जाएगा? शक्तियों का विभाजन, अंकुश पर संतुलन, अंकुश एवं संतुलन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विधायी एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, और चौथा ऑप्शन है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है साथियों, थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लगेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया था? 5 में, 9 में, 42 में या फिर 44 में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो 42 में संविधान संशोधन में कुल 59 प्रावधान थे, और यह भारतीय संविधान का व्यापक और सर्वाधिक विवादास्पद संविधान संशोधन भी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 42 में। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा सुमेलित नहीं है? हरियाणा 1 नवंबर 1966, मिजोरम 25 जून 1986, तेलंगाना 15 अगस्त 2014 या फिर छत्तीसगढ़ 20 नवंबर 2000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका पहला, हरियाणा 1 नवंबर 1966। बजट का मुख्य उद्देश्य होता है, तो बजट का तो सभी लोग जानते होंगे। जो बजट का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ये जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, तीसरा है आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो आप लोग इसका आंसर भी समझ गए होंगे, क्या होगा जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो साथ ही जो बजट का जो उद्देश्य होता है वो जवाबदेही सुनिश्चित करना भी होता है, प्रबंधन के संसाधन के रूप में कार्य करना भी होता है, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना भी होता है। जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो कौन सा है जो राज्य? तो साथियों वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश राज्य। इसमें सबसे अधिक दालों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर डॉक्टर विलियम गांधी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तीसरा वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? बिक्री कर, सीमा शुल्क? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसकी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है भू राजस्व, स्थानीय मेलों का पर कर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो स्थानीय मेलों पर कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? केवल निर्यात होता है, बजट घाटा कम होता है, केवल आयात होता है या विदेशी व्यापार नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जो बंद अर्थव्यवस्था होगी उसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। ठीक है, अगर व्यापार नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे अपन? बंद कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के लिए किस सिद्धांत से संबंधित है? आवेश, संवेग, ऊर्जा या फिर पदार्थ? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऊर्जा। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि कौन सी है? तो कैंसर के इलाज के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? इंटरफिरान, इंसुलिन, HGSH या TSA? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंटरफिरान जो औषधि है वो कैंसर के लिए तैयार की गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, किण्वन या फिर हार्मोन्स? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का जो कार्य होता है वो प्रतिपिंड
करता है। ठीक है, कौन? एंटीबॉडी। प्रतिपिंड माने एंटीबॉडी, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो एंटीबॉडी, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? विषाणु के, जीवाणु के, फफूंदी के या फिर फीता कृमि के? तो इसका जो राइट आंसर हो आप लोग भी बताइएगा। तो स्वाइन फ्लू जो होता है वो विषाणु से होता है, विषाणु जनक रोग होता है। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन? तो आप लोग बताइए प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है? तो साथियों प्रोटीन का जो मुख्य तत्व होता है वो कार्बन आपका होता है। ठीक है, प्रोटीन एक जटिल कार्बन युक्त पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? गैमेक्सिन, DDT, BHC या DMT? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा DDT। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता है तो क्या हो जाएगी? संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग, पादपों की विविधता, जंतुओं की विविधता या फिर चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक पर्यावरण का योग? तो साथियों बताइएगा इसका राइट आंसर। तो जो जैव विविधता है वो है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD स्थित है शिमला में, हैदराबाद में, देहरादून में या फिर नई दिल्ली में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हैदराबाद में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD की स्थापना कितने में की गई थी? 1977 ईस्वी में स्थापना की गई थी, जो कि कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, तो साथियों आपको कैसे लगे ये 45 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप लोग जो अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे हैं साथियों। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक तसल्ली मिलेगी ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि सर ने सही बोला है। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।